हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु थापा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं यूपीएससी वाला में। यूपीएससी वाला में ये सिलसिला बन चुका है जिसमें हर संडे को आपके पास आते हैं एनवायरनमेंट के वीकली इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। तो आज का इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो हमारे पास है, जो हम कवर करने वाले हैं, वो हमारे 3 आर्टिकल्स हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी शुड स्टार्ट विद आवर फर्स्ट आर्टिकल, एंड दिस फर्स्ट आर्टिकल इज एक्चुअली रिलेटेड टू द बर्ड स्पीशीज। सो लेट्स गो थ्रू दिस फर्स्ट आर्टिकल। तो पहली आपकी ये जो न्यूज है वो क्या कह रही है, पहला आर्टिकल क्या कह रहा है। यहां पर पहला आर्टिकल जो बात कर रहा है वो बात कर रहा है एक बर्ड स्पीशीज के बारे में, ठीक है। एंड इस बर्ड स्पीशीज का नाम क्या है, ग्रीन बेलिड रेन बैबलर, स्पेलियोर्निस रेप्टाटस इसका साइंटिफिक नेम है। तो आइए देखिए इसका कंटेक्स्ट क्या है। रिसेंटली 6 बर्ड वॉचर्स फाउंड अ रेयर एंड इल्यूसिव स्पीशीज ऑफ ग्रे बेलिड रेन बैबलर इन अरुणाचल प्रदेश चांगलांग डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो चांगलांग डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश में, वहां पर आपको एक एल्यूसिव, एक रेयर स्पीशीज मिला है, ठीक है। और उसका नाम क्या है, उसका नाम है ग्रे बेलीड रेन बैबलर, ठीक है। विच दे नेम्ड आफ्टर द लीसू द लोकल कम्युनिटी। वहां पर जो लोकल कम्युनिटी है उसके नाम पर इसका नाम पड़ा है, ठीक है। तो आइए इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। द ग्रे बेलीड रेन बैबलर इज अ बर्ड स्पीशीज इन द फैमिली टिमैलिडे, ठीक है। टिमैलिडे आपकी फैमिली है, टिमैलिडे फैमिली की ये बर्ड स्पीशीज है। It was until recently considered a subspecies of the long-tailed wren babbler. The IUCN started recognizing it as a distinct species in 2008. तो 2008 से पहले आपको IUCN के बारे में बात करें तो IUCN इसको मानता था कि ये सब स्पीशीज है। सब स्पीशीज किसकी है, जो लॉन्ग टेल रेन बैबलर होती है उसकी ये सब स्पीशीज है। लेकिन 2008 के बाद उसने कहा नहीं, इसके अंदर कुछ डिस्टिंक्ट फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और 2008 में इसको डिस्टिंक्ट एक अलग प्रजाति, एक अलग स्पीशीज को इसमें मान्यता ये कह सकते हैं आप इस बर्ड स्पीशीज को मिल रही है, ठीक है। दूसरी चीज आपको यहां समझनी है, मोस्टली फाउंड इन म्यांमार विद सम बर्ड्स अकरिंग इन एडजॉइनिंग चाइना एंड थाईलैंड। तो बेसिकली अगर बात करें तो ये आपको कहां मिलती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, म्यांमार में मिलती है, ठीक है। और कुछ आपको यहां पर चाइना और थाईलैंड में मिलते हैं, लेकिन ये अरुणाचल प्रदेश में भी आपके मिले हैं। तो एक बड़ी न्यूज है, ये हमें मालूम होनी चाहिए। रिपोर्टेड ओनली वंस इन इंडिया इन 1988, ठीक है। यहां पर 1988 में एक ही बार ऐसी रिपोर्ट आई थी कि ये मिले हैं। तो उसके बाद आप देख सकते हैं आप अभी ये मिला है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी चीज, IUCN कंजर्वेशन स्टेटस क्या है इसका, लीस्ट कंसर्न है। लीस्ट कंसर्न में आती है IUCN स्टेटस के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अब यहां पर अगर हम लोग बात करना चाहें तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर है एक और छोटी सी न्यूज आपकी, किसके बारे में, छोटी सी न्यूज है सॉन्ग बर्ड के बारे में, ठीक है। यहां पर छोटी सी न्यूज किसके बारे में है, सॉन्ग बर्ड्स के बारे में बात है। तो सॉन्ग बर्ड्स के बारे में एक चीज समझ लीजिएगा, दीज आर बर्ड्स हैविंग प्रिसाइज कंट्रोल ऑन ऑफ अ हाईली स्पेशलाइज्ड वोकल ऑर्गन कॉल्ड अ सिनरिक्स, ठीक है। सिनरिक्स आपका है, ये एक इनका वोकल कॉर्ड होता है जहां से ये आवाज को, अपने हाई पिच आवाज को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ऑलमोस्ट ऑल बर्ड्स यूज अ सिनरिक्स टू प्रोड्यूस साउंड, ठीक है। ये चीज आपको समझनी है। दूसरी चीज यहां पर आप समझ लीजिए, हम लोग अब दूसरी जो बात करने वाले हैं आर्टिकल की, वो बात करने वाले हैं किसके बारे में, क्लीन गंगा मिशन। ये हमेशा न्यूज में रहता है ना। हम लोग ने अभी नेत्रा में क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में भी इसको समझा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कंटेक्स्ट क्या है, देखिए इसका कंटेक्स्ट ये है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, दैट इज नमामि गंगे प्रोग्राम, ठीक है, विच वाज कंसीव्ड to improve the sanitation level in the Ganga is now geared towards the conservation, tourism and providing livelihood। देखिए इससे पहले अगर मैं बात करूं तो इससे पहले यहां पर जो हमारी नमामि गंगे थी, नमामि गंगे का केवल ऑब्जेक्टिव क्या था, केवल ऑब्जेक्टिव इसका ये था कि हमें पोल्यूशन फ्री गंगा को करना है। लेकिन अब इसको हमने और बढ़ा दिया है, इसका लेवल और बढ़ा दिया है, केवल अब सैनिटेशन से रिलेटेड नहीं है ये। यहां पर हम लोग ने जो बात करी है, ये बात करी है किसके बारे में, कंजर्वेशन के बारे में, टूरिज्म के बारे में एंड लाइवलीहुड के बारे में। मतलब कि अब हमें गंगा में जो बायोडाइवर्सिटी है, जो इकोलॉजी है गंगा की, उसको कंजर्व करना है। मतलब वहां पर जो भी स्पीशीज हैं उनको कंजर्व करना है, वेदर बी इट योर गैंजेटिक डॉल्फिन्स, या वहां पर जो सॉफ्ट शेल टर्टल्स मिलते हैं या जो ऑटर्स मिलते हैं, इन सबको हमें क्या करना है, कंजर्व करना है। इसके साथ ही साथ यहां पर टूरिज्म भी बढ़ाना है। इसका मतलब हमें ऐसा सर्किट गंगा के आसपास डेवलप करना है जिससे टूरिज्म भी बढ़े, ये भी एक चीज है। और अगर ये सारी चीजें होंगी तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर लाइवलीहुड भी बढ़ेगा। तो यहां पर एग्रीकल्चर से भी रिलेटेड कुछ चीजें हैं। आइए देखते हैं, यहां पर हम लोग पहले देखते हैं नमामि गंगे प्रोग्राम के बारे में। इट इज एन इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन
approved as flagship program by the union government in June 2014। ठीक है, तो यहां पर आप एक चीज याद रखिएगा, 2014 जून में, ठीक है, इसको फ्लैगशिप प्रोग्राम यूनियन गवर्नमेंट ने डिक्लेयर करा था विद अ बजट आउटले ऑफ 220,000 करोड़। ठीक है, याद रखिएगा 20,000 करोड़ का इसका बजट रखा गया था। ठीक है, और क्या अकम्प्लिश करना चाहते थे इस बजट से, वो क्या अकम्प्लिश करना चाहते थे, वो एक दो ऑब्जेक्टिव थे जिसको अचीव करना चाहते थे। दो ऑब्जेक्टिव क्या है, एक आपका था इफेक्टिव अबेटमेंट ऑफ पोल्यूशन, तो जो आपका पोल्यूशन है उसको यहां से खत्म करना चाहते थे, जो पोल्यूशन आ रहा है गंगा में उसको समाप्त करना चाहते थे। और दूसरा था कंजर्वेशन एंड रिजुविनेशन ऑफ नेशनल लेवल गंगा। तो ऑब्वियस ही बात है, जो हमारी गंगा है उसका पुनरुत्थान करना था, रिजुविनेट करना था उसको, और वहां पर उसका संरक्षण भी करना था, उसको कंजर्व भी करना था हमें। ठीक है, अब यहां पर अगर हम लोग बात करें, इट्स इंप्लीमेंटेशन हैज बीन डिवाइडेड इनटू एंट्री लेवल एक्टिविटीज। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या है कि इनको तीन तरीके से बांटा गया है। ठीक है, जो इसकी इंप्लीमेंटेशन है कि कैसे ये चीजों को अचीव करें, तो तीन तरीके से बांटा गया। एक बांटा गया क्या, एक बांटा गया एंट्री लेवल एक्टिविटीज। एंट्री लेवल एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज हैं जो कि इमीडिएट विजिबल इफेक्ट आपको दिखाना चालू कर देंगे, विजिबल इंपैक्ट उसका दिखने लगेगा, मतलब उसका प्रत्यक्ष प्रभाव आपको दिखने लगेगा। तो ऐसी को हमने क्या बोला, एंट्री लेवल एक्टिविटीज देखा, जहां पे इमीडिएट विजिबल इंपैक्ट हमको दिखे। कुछ फिर हमारे मीडियम टर्म एक्टिविटीज थे। मीडियम टर्म एक्टिविटीज जो थे वो अगले 5 सालों में होने वाले एक्टिविटीज थी। ठीक है, और एक हमारा था क्या, लॉन्ग टर्म, जो कि अगले 10 सालों में हमें अचीव करना था। तो इस तरीके से हमने क्या करा है, इस तरीके से नमामि गंगे में चीजों को बांटा। अब दूसरी चीज समझ लीजिए, इन अ रीसेंट मीटिंग चेयर्ड बाय यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर, द थ्रस्ट ऑफ डिसीजन फोकस्ड ऑन हैविंग द टूरिज्म मिनिस्ट्री। अब यहां पर देखिए इन्होंने क्या करा, जो हमारा यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर है, ठीक है, जो कि देख रहा है नमामि गंगे को, उसने क्या कहा, उसने कहा है कि जो हमारे टूरिज्म मिनिस्टर है, ठीक है, उनके लिए कहा है कि आप एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाइए जिससे जो हमारा टूरिज्म सर्किट है वो गंगा रिवर के पास बढ़ जाए। ठीक है, एक प्लान बनाइए आप। तो टूरिज्म डिपार्टमेंट को, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म को ये बात बोली गई है ना। और ऐसा टूरिज्म में आप चीजों को करिए जिसमें आपका इकोनॉमिकल बेनिफिट मिलना चालू हो जाए। तो इसीलिए इसको नाम क्या दिया गया है, इसे नाम दिया गया है अर्थ गंगा। अर्थ मतलब है आपका अर्थशास्त्र वाला अर्थ। ठीक है, तो जो आपके इससे क्या होने वाला है, वो क्या करना चाहते हैं, यहां से वो इकोनॉमिक जो पोटेंशियल है उसको हार्नेस करना चाहते हैं, गंगा के इकोनॉमिक पोटेंशियल को वो यूटिलाइज करना चाहते हैं, ताकि लाइवलीहुड भी लोगों को मिले। ठीक है, टूरिज्म के माध्यम से भी। दूसरी चीज, ऑर्गेनिक फार्मिंग और कल्चरल एक्टिविटीज को भी बोला गया है यहां पर क्या करने के लिए, डेवलप करने के लिए। अब दूसरी चीज उन्होंने क्या बोली, उन्होंने एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को भी बोला, कि आप ऐसे स्टेप लीजिए, दे आस्क्ड देम टू टेक स्टेप्स टू बिल्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड नेचुरल फार्मिंग कॉरिडोर्स। गंगा के पास ही उन्होंने कहा कि आप जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग और जो नेचुरल फार्मिंग कॉरिडोर्स हैं उसको आप बनाइए वहां पर। ठीक है, तो इसके बारे में भी हुआ। अच्छा, केवल एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री नहीं, आपकी अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री जो है उसके लिए भी बोला गया, उनको भी बोला गया कि वो फोकस करें ऑन मैपिंग ड्रेन्स एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो बोला गया कि आप ये सही से काम करें कि कैसे सॉलिड वेस्ट जो है उसको हम कैसे ड्रेन कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, उसके लिए बोला गया कि आप गंगा तभी साफ हो सकती है जब आप इस तरीके से प्रॉपर प्लानिंग करेंगे। ठीक है, इसके साथ ही साथ एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को क्या बोला गया, इनको बोला गया कि ये अपना अपस्केल करें किसको, अफॉरेस्टेशन को। तो गंगा के चारों ओर जो है वो आपके जो वन है, पेड़, वृक्षारोपण उसको लगाएं, एंड कंजर्वेशन एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट दी गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन। बोला गया कि भाई गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन, ठीक है, एक ऐसी स्पीशीज है जिनको हमें बचाना चाहिए, तो उनको कंजर्व करने के लिए जो भी चीज करनी है आप करिए। दूसरी चीज, यहां पर जो वृक्षारोपण है, जो आपके पेड़ पौधे हैं, है ना, एफॉरेस्टेशन की एक्टिविटीज भी आप करिए। ठीक, नमामि गंगे के बारे में अगर हम लोग बात करें तो नमामि द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, यहां पर नमामि गंगे के साथ साथ एक और चीज समझ लीजिए आप, क्या नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा वाज रजिस्टर्ड एज अ सोसाइटी ऑन 12 अगस्त 2011 अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 1860 का जो हमारा सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट था उसमें 2011 को इसको सोसाइटी की तरह रजिस्टर करा गया।
ठीक है। दूसरी चीज, इट एक्टेड एज द इंप्लीमेंटेशन आर्म ऑफ नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। तो याद रखिएगा, पहले जो है ये सोसाइटी की तरह इसको इंप्लीमेंट करा गया था, जो नेशनल मिशन था क्लीन गंगा के लिए, और बाद में क्या करा गया कि ये जो नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी है उसकी एक आप कह सकते हैं ब्रांच की तरह ये काम करा था, विच वॉज कंस्टिट्यूटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट था 1986 में, उसके तहत ये चीजें करी गई थी। ठीक है। द ऑपरेशनल एरिया ऑफ दिस प्रोजेक्ट कंप्राइजेस द गैंजेस बेसिन एंड ऑल स्टेट्स थ्रू विच द रिवर फ्लोज इंक्लूडिंग दिल्ली। ठीक है। तो एक और चीज थी कि जितना भी ये ऑपरेशनल एरिया है प्रोजेक्ट का, ठीक है, उसमें गंगा बेसिन होने चाहिए, गंगा बेसिन के सभी स्टेट होने चाहिए, और इसमें आपका दिल्ली भी इंक्लूड होना चाहिए। हालांकि दिल्ली वहां से, दिल्ली से नहीं निकलती है गंगा, लेकिन यमुना निकलती है, तो दिल्ली भी इसमें इंक्लूड होना चाहिए। ठीक है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा इज टू रिड्यूस पॉल्यूशन एंड इंश्योर द रिजुवेनेशन ऑफ गैंजेस रिवर या गंगा रिवर। ठीक है। तो बेसिकली काम यही था इसका कि जो पॉल्यूशन है उसको खत्म कर दिया जाए, ठीक है, और इसका पुनरुत्थान हो, रिजुवेनेट हो हमारी गंगा रिवर। तो ये न्यूज थी। अब आइए हम लोग जो लास्ट आर्टिकल है उसके बारे में बात करते हैं, जो कि पॉल्यूशन से रिलेटेड है। यहां पर एक चीज समझिएगा, रिसेंटली एक्सपर्ट्स हैव वार्न्ड दैट मुंबई इज लाइकली टू एक्सपीरियंस एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ डेज विद पुअर एंड वेरी पुअर एयर क्वालिटी इन द कमिंग ईयर्स ड्यूरिंग विंटर मंथ। ठीक है। तो ये वार्निंग दी गई है। क्या वार्निंग दी गई है? वार्निंग दी गई है कि जो मुंबई है, विंटर्स के जो आने वाले मंथ हैं उसमें इसकी एयर क्वालिटी बहुत खराब होगी। ठीक है। इसके बारे में बात कर लेते हैं, एयर क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। तो एयर क्वालिटी के बारे में बात करें और एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में बात न करें, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि आप जानते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स है जो कि कॉम्प्लिकेटेड चीजों को आसानी से पेश करता है, प्रेजेंट करता है बेसिकली। ठीक है। इट इज अ टूल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑफ एयर क्वालिटी स्टेटस टू पीपल इन टर्म्स विच आर इजी टू अंडरस्टैंड। देखो, जो पॉल्यूशन है, साइंटिफिक लैंग्वेज है, बहुत सारी चीजें जो हमको समझ में ही नहीं आएंगी, है ना। तो इसके लिए एक इंडेक्स बना दिया गया जिसको बोलते हैं सूचकांक। वहां पर क्या करा गया, वहां पर ऑब्वियस सी बात है, जो कॉम्प्लेक्स एयर क्वालिटी डेटा होते हैं, है ना, दुनिया भर के पॉल्यूटेंट्स है, उनके जो कॉम्प्लेक्स आपके एयर क्वालिटी डेटा हैं, उसको ये सिंगल नंबर में, एक तो जिसको इंडेक्स वैल्यू बोलते हैं, उसमें प्रेजेंट करता है, प्लस इसके लिए नॉमेनक्लेचर हैं और एक अलग से कलर इसके लिए रखे गए हैं। ठीक है, कि कौन सा डेंजरस है, कौन सा लेस डेंजरस है ना, मतलब कि कौन सी एयर क्वालिटी जो है आपकी वो अच्छी है ना, सेटिस्फैक्टरी है, कौन सी गुड है, कौन सी पुअर है, कौन सी सीवियर है, वो सारी चीजें जो हैं यहां पर कलर से भी हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है। अब एक चीज समझिए, देयर आर 6 AQI कैटेगरीज, मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स के 6 आपकी यहां पर कैटेगरीज हैं, जिसमें हम लोग गुड के बारे में बात करते हैं, सेटिस्फैक्टरी के बारे में बात करते हैं, मॉडरेट के बारे में, पुअर के बारे में, वेरी पुअर के बारे में, और 6th जो आखिरी है दैट इज सीवियर। 6 कैटेगरी में हमने एयर क्वालिटी को बांट रखा है। ईच ऑफ दीज कैटेगरीज डिसाइडेड बेस्ड ऑन एम्बिएंट कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स एंड देयर लाइकली हेल्थ इंपैक्ट। तो ये जो बेसिकली हम बात कर रहे हैं, जो कैटेगरीज हैं, ये पुअर कैटेगरी है कि सीवियर है कि बहुत अच्छी है, गुड है, ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि जो हमारे पॉल्यूटेंट्स हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन कितना है हमारे एयर में। दूसरी चीज कि ये कितना हार्मफुल हो सकते हैं हमारे हेल्थ पे, उसका इंपैक्ट क्या है, इसके बारे में। इसीलिए जो जो देख रहे हैं आप कि इनका जो इंपैक्ट है, हेल्थ इंपैक्ट है, उसको हम बोलते हैं हेल्थ ब्रेक पॉइंट्स। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? हेल्थ ब्रेक पॉइंट्स भी बोलते हैं, जो आपके ये लाइकली हेल्थ इंपैक्ट होते हैं। यहां पर एक चीज समझिएगा, जब हम बात करते हैं हेल्थ ब्रेक पॉइंट्स के बारे में, और हमारा जो AQI का सब इंडेक्स है, एयर क्वालिटी सब इंडेक्स है, और हेल्थ ब्रेक पॉइंट्स है, ये बेसिकली 4 पॉल्यूटेंट से निकल के आता है। ये बेसिकली कहां से इवॉल्व होकर आया है? ये आपके 8 पॉल्यूटेंट से निकल के आया है। ठीक है। और वो 8 पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं? तो आपका है यहां पर पार्टिकुलेट मैटर 10, ठीक है, PM 2.5, NO2, ठीक है, इसी के साथ SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, O3, NH3 एंड PB लेड। ये जो आपके 8 पॉल्यूटेंट्स हैं, ये एयर में नहीं होने चाहिए। ठीक है। पहली चीज तो ये समझ लीजिए, फॉर विच शॉर्ट टर्म अप टू 24 आवर्स नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आर प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है। इसके लिए क्या करा गया है? शॉर्ट टर्म जो आपका नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है, उसके लिए ये शॉर्ट टर्म चीजें प्रिस्क्राइब करी गई हैं। अब यहां पर अगर हम लोग बात करें किसके बारे में? सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी के बारे में, है ना, एंड वेदर फोरकास्टिंग रिसर्च के बारे में, जिसको हम क्या बोलते हैं? सफर बोलते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या करके बोलते हैं? सफर बोलते हैं। सफर का मतलब क्या है? सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। ये है क्या बेसिकली सफर? अंडर द प्लानिंग स्कीम मेट्रोपॉलिटन एडवाइजरी फॉर सिटीज फॉर स्पोर्ट टूरिज्म
ब्रैकेट में समझ लो मेट्रोपॉलिटन एयर क्वालिटी एंड वेदर सर्विसेज, द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, the Ministry of Earth Sciences has introduced system of air quality and weather forecasting and research, सफर। ठीक है, तो याद रखिएगा सफर को किसने इंट्रोड्यूस करा है, कहां कौन लेके आया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस लेके आई है। ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। सफर इज फॉर ग्रेटर मेट्रोपॉलिटन सिटीज ऑफ इंडिया। ठीक है, ये जो है आपके जो बड़े महानगर शहर हैं उनके लिए बेसिकली ये आया था। और प्रोवाइड क्या करता था, इट वाज टू प्रोवाइड लोकल लोकेशन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ऑन एयर क्वालिटी इन नियर रियल टाइम एंड इट्स फोरकास्ट 1 to 3 days in advance for the first time in India। तो सफर ने बेसिकली क्या करा, सफर ने लोकेशन बेस्ड आपको रियल टाइम डेटा देना चालू कर दिया। जैसे कि आपका अगर बात करें हम लोग दिल्ली में, तो दिल्ली में साकेत में क्या है ना, आपका दिल्ली में मुखर्जी नगर में क्या है, तो हर जगह का लोकेशन स्पेसिफिक डेटा यहां पर एयर क्वालिटी का ये देने लगा। ठीक है, एंड ये पहली बार ऐसा हो रहा था कि ये 1-2 दिन, 1 से लेके 3 दिन का एडवांस डेटा भी देने लगा। ठीक है, कि एयर क्वालिटी कैसी रहेगी। जैसे कि अभी मुंबई में आपको हमें बता दिया कि कमिंग मंथ्स में आपकी क्वालिटी खराब होने वाली। ठीक है, तो सफर ने इसमें बहुत बड़ा काम करा है। इट हैज बीन कंबाइंड विद द अर्ली वार्निंग सिस्टम ऑन वेदर पैरामीटर्स। ठीक है, तो इसको कंबाइन कर दिया वेदर पैरामीटर्स के साथ। ठीक है, कि वेदर पैरामीटर्स और पॉल्यूशन को साथ में कंबाइन करके भी डेटा आने लगा। द सफर सिस्टम इज डेवलप्ड बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे। ठीक है, तो याद रखिएगा ये IITM जो है, ठीक है, IITM पुणे, जिसको हम बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे में है, उसने इसको डेवलप करा है अलोंग विद एसओ पार्टनर्स। कौन है एसओ पार्टनर्स के इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD और ऑब्वियसली नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग। ठीक है, ये दो जो है, ये दो संस्था प्लस IITM आपकी जो थी, उन्होंने मिलके इसको डेवलप करा है। द इंप्लीमेंटेशन ऑफ सफर इज मेड पॉसिबल विद एन एक्टिव कोलैबोरेशन विद लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस एंड वेरियस लोकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंटल एजेंसीज इन दैट मेट्रो सिटी। ठीक है, इसका इंप्लीमेंटेशन जो है, सफर का इंप्लीमेंटेशन पॉसिबल कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल तभी हो सकता है जब वहां पर लोकल म्युनिसिपैलिटीज वहां की हो गई, वहां पे वेरियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए, और जो हमारे गवर्नमेंटल एजेंसीज उस मेट्रो सिटी की हैं वो मिल के साथ में काम करें। The ultimate objective of the project is to increase awareness among the general public regarding the air quality in their city as well as in advance। अच्छा, एक चीज समझिएगा, the ultimate objective इसका क्या है, इसका ultimate objective है इस प्रोजेक्ट का कि टू इंक्रीज अवेयरनेस। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, अवेयरनेस इंक्रीज करना, किसके बीच में, जनरल पब्लिक के बीच में। ठीक है, किस चीज के लिए, एयर क्वालिटी इन देयर सिटी। ठीक है, और एडवांस में बताना है। ये ऐसा नहीं कि पहले से अवेयरनेस पहले से बता दी हमने, 4-5 दिन पहले से, 1 महीने पहले से, सो दैट एप्रोप्रिएट मिटिगेशन मेजर्स एंड सिस्टमैटिक एक्शन कैन बी टेकन अप फॉर द बेटरमेंट ऑफ एयर क्वालिटी एंड रिलेटेड हेल्थ इश्यूज। तो यहां पर क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो हमारी जनता है, जनरल पब्लिक है, जनरल पब्लिक के पास क्या जाए, जनरल पब्लिक के पास यहां पर करेक्ट इंफॉर्मेशन, एस्टिमेटेड फोरकास्टेड इंफॉर्मेशन 3-4 दिन, 5-6 दिन पहले की चली जाए, ताकि जो वहां की पब्लिक है, जो वहां की एजेंसीज है, गवर्नमेंट बॉडीज है, म्युनिसिपैलिटीज है, वो करेक्ट एक्शन ले पाए, ताकि जो हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं वो हेल्थ इश्यूज आपके ना हो। तो आज के ये 3 इंपॉर्टेंट आपकी न्यूज थी, और ये 3 इंपॉर्टेंट न्यूज हम लोग ने आज कवर कर लिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले संडे को। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।